हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग की। तो यहाँ पर दोस्तों चैप्टर नंबर 5 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये तीनों हम जो है आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट आंसर। तो वेरी शॉर्ट आंसर में आपको 2-3 लाइनों में आंसर देना होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स विच अराइजेस स्पॉन्टेनियसली ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वर्क। यानी कि जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हमारा एक सोशल रिलेशनशिप बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मेरा उस कंपनी के और एम्प्लॉय के साथ दोस्ती बढ़ेगा, उनके साथ मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें सोशल रिलेशनशिप जो है वो बढ़ती है। तो इसको कौन सा नेटवर्क माना जाता है? इसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। अभी सवाल ये है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी आपका जो इंटरेक्शन है वो आपके बिजनेस या फिर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उससे बाहर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Informal organization is referred to as the social relationship networks that arise naturally as a result of interaction at work। ये नेचुरली बनता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी रोल नहीं होता है। Emergence of informal organization is from social interaction and free flow of communication between the employee of the organization। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तब बनता है जब फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो बिटवीन द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी एम्प्लॉयज है वो आपस में बात करते हैं, आपस में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं और फिर सॉल्यूशन ढूंढते हैं और कंपनी को आगे ले जाने का काम करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट डज द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू। जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है उसका क्या मतलब है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके मैनेजर के नीचे कितने सब ऑर्डिनेट्स जो है वो आते हैं। आपका मैनेजमेंट, आपका जो मैनेजर है वो कितने सब ऑर्डिनेट को हैंडल कर सकता है एफिशिएंटली। The term span of management refers to the number of subordinates a manager is able to handle efficiently. It determines the nature and structure of organization। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ये पता चलता है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर से मतलब है कि क्या आप एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में चलते हो या क्या आप एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में चलते हो। अब ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो बेसिकली 2 टाइप के स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किस पे डिपेंड होता है? वो डिपेंड होता है लीडरशिप पे, कंट्रोल पे, डिसेंट्रलाइजेशन एक्सटेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है और द वर्किंग एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट। जो भी आपके सबऑर्डिनेट होते हैं उनकी क्या वर्किंग एबिलिटी है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो आई होप आपको ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की चीजें समझ आई। फिर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, स्टेट एनी टू circumstances under which the functional structure will prove to be an appropriate choice। यानी कि आपको 2 ऐसे सर्कमस्टेंसेस बताने हैं जहां पर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। Here are 2 circumstances that are under functional structure is appropriate। सबसे पहला, फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जहां पर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फंक्शन के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें परचेज कोई और देखता है, सेल्स कोई और देखता है, मार्केटिंग कोई और देखता है, ह्यूमन रिसोर्स कोई और देखता है और फाइनेंस कोई और देखता है। तो ये सारे फंक्शंस में आपके सारे एम्प्लॉयज डिवाइड होते हैं और अपने अपने फंक्शन का काम करते हैं।
तो कौन से सर्कमस्टेंसेस में फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लगना चाहिए? जहां पर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यहाँ पर लिखा है लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू हैव अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू ऑपरेट स्मूथली। There will be many departments within the organization, and making differentiation based on department is very much helpful for an organization. अब जब आपके सारे डिपार्टमेंट बटे हैं तो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा इजी होगा, और अगर किसी की गलती हुई तो ये पता लगाने में भी बहुत आसानी होगी कि गलती किस डिपार्टमेंट की थी, जिससे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड में बोलता है हाई डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग वेरियस फंक्शन. इट इज डन टू improve efficiency if an organization is having a clear division of work. A function structure help in promoting coordination between the various department and thereby ensure all function go on smoothly. यानी कि जब भी हम फंक्शनल स्ट्रक्चर लाते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन रहता है सारे डिपार्टमेंट वालों के बीच में। सारे डिपार्टमेंट वालों को पता होता है कि उनको कौन सा काम करना है, जिससे वो अपना काम एफिशिएंटली करते हैं और साथ ही साथ इसको जो है टाइम से कंप्लीट भी कर देते हैं। तो ये दो ऐसे सिचुएशन है जहां पर आपको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। फिर चौथा क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम डेपिक्टिंग अ फंक्शनल स्ट्रक्चर। एक फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है उसका आपको डायग्राम बनाना है। सबसे ऊपर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेसिंग, ये सारे इसके फंक्शंस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड होते हैं और सारे डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज होते हैं। फिर अब ये जो है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज इट रजिस्टर ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट फरीदाबाद. The company manufacture the customer product. Which type of organization structure should it adopt to achieve its target? तो जो कंपनी है उसका मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में होता है, रजिस्टर ऑफिस दिल्ली में है और मार्केटिंग एंड सेल्स फरीदाबाद में है। तो अभी कंपनी को जो है कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए? कंपनी को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आइए इसका रीजन देखते हैं। सबसे पहला, कंपनी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर प्रॉपर डिपार्टमेंटलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे क्या होगा, मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ेगी और सारी एक्टिविटीज़ पे मैनेजर्स का कंट्रोल रहेगा। यानी कि जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो वहाँ पर फाइनेंस का कंट्रोल होगा। परचेजिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर परचेज मैनेजर का कंट्रोल होगा, तो सारे डिपार्टमेंट अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। Organization like this is managing multiple functions simultaneously where coordination of high degree is required. It can be achieved in a smooth way by arranging a proper division of activities among various departments under functional structure. एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं और अगर आप इस काम को फंक्शनली डिवाइड कर दो तो ये काम करने बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। तीसरा है स्पेशलाइजेशन विल बी प्रमोटेड अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड इट विल हेल्प इन परफॉर्मिंग ऑल द डाइवर्स फंक्शन एफर्टलेसली। यानी कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिपार्टमेंट डिवाइड कर दोगे तो जिसका भी काम फाइनेंस से रिलेटेड होगा वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में चला जाएगा, जिसका भी काम मार्केटिंग से रिलेटेड होगा वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चले जाएगा। इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाएगा, यानी कि हर डिपार्टमेंट अपने लोगों के साथ अपना काम कर पाएगा। तो ये एक यहाँ पर बेनिफिट है। तो ये तीन चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई कि क्यों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए। फिर आते हैं हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अभी शॉर्ट आंसर में आपको 4-5 पॉइंट में आंसर देने होते हैं। सबसे पहला है कि ऑर्गेनाइजिंग का जो स्टेप है वो क्या है, यानी कि कैसे हम अपने डिपार्टमेंट को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी अपना बिजनेस है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करें। सबसे पहला आपको नंबर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को। नंबर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से कैसे डिवाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस है तो उस बिजनेस में कौन सी एक्टिविटी होती है? परचेज की होती है, सेल की होती है, और हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी करते हैं, हम मार्केटिंग भी करते हैं, तो हम इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट भी चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई।
अब आपको सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को नंबर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड करना है कि कितनी एक्टिविटीज हो रही है। उसके बाद आपको सारे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा। फिर आपके पास जो है क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, एक्शन डेट आर फिक्स्ड अर्लियर आर नाउ अरेंज्ड इन ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। दिस एंश्योर दैट डिपार्टमेंट स्पेशलाइजिंग इन द वर्क हैज एक्सेस टू इट। इसका मतलब ये है कि जब आप ये सारी चीजें कर लोगे, नंबर ऑफ एक्टिविटीज में डिवाइड कर लोगे, तो अब जो भी आपकी एक्टिविटीज आएगी वो सारी स्पेशलाइजेशन एक्टिविटीज होगी, और उस एक्टिविटीज के अंदर जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो भी सारे स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज होंगे। फिर द नेक्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग इज assigning the roles and responsibility to the person best suited for the job. Work is allocated as per the skills of the members. यानी कि अब जब आपने एक्टिविटीज को डिवाइड कर लिया, अब आपको इसके अंदर मेंबर को डालना है। अब आप कैसे मेंबर को एलोकेट करोगे, जिस मेंबर की जो खासियत रहेगी आप उसको उस एक्टिविटी में उसका जॉब असाइन करोगे, तो यानी कि उसको उसके स्किल के हिसाब से अब जॉब मिलेगा। तो अब क्या होगा, जो पर्सन जो काम करने के लिए सुटेबल होगा उसी पर्सन को वो काम मिलेगा, जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। The next part in organizing is the presence of a hierarchy in an organization. अभी इसके बाद क्या होता है कि आपको हायरार्की डिसाइड करना है कि कौन सबसे टॉप लेवल में होगा, कौन मिडिल लेवल में होगा, कौन लोअर लेवल में होगा। जो लोअर लेवल में होगा उसमें कौन कौन मैनेजर होंगे और कौन से एम्प्लॉयज उस मैनेजर के अंडर काम कर रहे होंगे। ये सारी चीजें आप डिवाइड करोगे, इसके बाद आपका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुली बन जाएगा और फिर आप उससे फंक्शनिंग करवा सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एक्टिविटीज के हिसाब से डिवाइड करना है, फिर आपको जो है उसको स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसके ग्रुप्स बनाने हैं, फिर आपको हर एम्प्लॉय को उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करवाना है, और फिर आपको एक हायरार्की बनाना है कि कौन सबसे ऊपर होगा और कौन मिडल, कौन लोअर लेवल मैनेजमेंट में होगा। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब है कि आप जो है अपने एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कोई काम करने की या फिर डिसीजन लेने की। ठीक है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। डेलीगेशन प्रोवाइड एन इंडिविजुअल विद द पावर टू डायरेक्ट एंड कमांड अ सबऑर्डिनेट। यानी कि जो भी डेलीगेशन प्रोसेस होती है उसमें आप अपने सबऑर्डिनेट को यानी कि आपसे छोटे मैनेजर को आप पावर देते हो कि वो कमांड दे पाए और फिर उस डायरेक्शन भी जो है वो भी दे पाए, यानी कि अपने एम्प्लॉय को डायरेक्शन दे और अपने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे। दिस इनेबल देम टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हु विल बी डूइंग दैट। इससे ये फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है और कैसे करना है। The chain of command start from top level और फिर end at lower level. As authority is delegated, it help in maintaining discipline and obedience. जब भी अथॉरिटी डेलीगेट होती है तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन भी मिलता है और साथ ही साथ ओबीडियंस भी मिलता है। सेकेंड पॉइंट क्या है डेलीगेशन का? Responsibility is the part where the subordinate has to either the given task, the duty provided should be performed by the subordinate properly. Responsibility of a subordinate is towards its superiors. अभी यहाँ पर सबऑर्डिनेट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो भी उसको काम दिया जा रहा है उसको वो कंप्लीट करना है, उसको टाइम से वो काम को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ अपने सुपीरियर को जो है उसके ऑर्डर को फॉलो करना है। अगर कोई टाइमलाइन दी गई है तो उसके अंदर में आपको जो है अपना रिपोर्ट बनाकर देना है। ये होती है डेलीगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, सुपीरियर मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर द आउटकम ऑफ द वर्क दैट हैज बीन असाइन्ड बाय हिम टू हिज सबऑर्डिनेट। सुपीरियर जो है वो हमेशा अकाउंटेबल रहता है, वो अपने लेबर से या अपने सबऑर्डिनेट से जो काम कराता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो जैसा बोलेंगे वैसा ही उनके सबऑर्डिनेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ट्रैक अच्छा रखना चाहिए सुपीरियर को कि क्या काम हो रहा है और क्या काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ये था क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर हमने एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन को डिस्कस किया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ डज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये इनफॉर्मल तो हमने समझ लिया, अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी डिपार्टमेंट आपको ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करता है, आप खुद से डिवाइड नहीं होते हो, आपको आपका ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड करता है कि भाई तू जाएगा फाइनेंस में, तू जाएगा मार्केटिंग में, तू जाएगा सेल्स में, तू जाएगा आईटी सेक्टर में। तो ये जब डिवाइड होता है तो वो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो फ्री कम्युनिकेशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है, जहाँ पर आपके दोस्ती बढ़ती है अपने मेट्स के साथ, को वर्कर के साथ आपकी दोस्ती बढ़ती है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अभी अभी इनफॉर्मल फॉर्मल को कैसे सपोर्ट करता है। फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो रहता है इनफॉर्मल में, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जब ये फ्री फ्लो कम्युनिकेशन होता है तो इससे कोई भी चीज अच्छी तरीके से स्प्रेड हो जाती है और फिर उसको काम करने के लिए सारे लोगों के गोल्स एक हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा, informal organization people develop good bonding among themselves and thus towards organization. It help in increasing coordination among the member and promote mutual trust and respect. The result of such bonding is it lowers the level of conflict. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पर सारे एम्प्लॉय के बीच में अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को दोस्त समझते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा होता है और म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी होती है। तो इससे क्या होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली और आपके ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं आएगी। फिर चौथा, नहीं अभी तीसरा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मैनेजर कैन गेट टू नो अबाउट द वर्कर इशू एंड आस्क फॉर सजेशन ऑन इम्प्रूविंग द वर्क कंडीशन। हैप्पी वर्कर विल बी मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट तो होते ही है, साथ ही जो मैनेजर है उनको ये भी पता चलता है कि वर्कर की क्या समस्या है, वर्कर क्यों काम करना नहीं चाहता और काम करना चाहता है तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो वर्कर को फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो भी हैप्पी वर्कर्स रहते हैं वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। It helps in building a harmonious work environment by encouraging cooperation among worker and manager. A peaceful work environment is more productive. जब भी एक पीसफुल वर्क इन्वायरमेंट रहता है तो वो हमेशा ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और कोऑपरेशन से चलने के कारण जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो जाती है। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी अमंग द वर्कर, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। द वर्कर अंडरस्टैंड देयर इंपॉर्टेंस एंड एक्टिवली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जो वर्कर है वो अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाते हैं और अपना इंपॉर्टेंस समझते हैं और एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए। फिर कैन अ लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन टू बी सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, गिव योर ओपिनियन। यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि जो लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं क्या उनको सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला सवाल यह है कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। सेंट्रलाइज्ड यानी कि जहां पर सारा पावर सेंटर में यानी कि हेड ऑफिस में रहता है। अगर आपको कोई भी परचेज करना है छोटा से छोटा सामान तो आपको हेड ऑफिस में फोन करना पड़ेगा और वहां से बात करके अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपके सबऑर्डिनेट को पावर दे दिया जाता है और अब आपका सबऑर्डिनेट कुछ छोटे मोटे खर्चे जो है वो खुद कर सकता है। तो ये होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो सवाल ये है कि लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा चलना चाहिए, सेंट्रलाइज चलना चाहिए या डिसेंट्रलाइज चलना चाहिए। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि मिडिल जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहता है वो डिसाइड करता है। अब any organization regardless of the size will be finding it difficult to function properly either as centralized or decentralized। अगर आप दोनों में से कोई एक अप्रोच लगा लोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है
क्योंकि दोनों अप्रोच अलग अलग काम करती है। ठीक है, तो आपको दोनों अप्रोच के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है, यानी कि आपको दोनों अप्रोच को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है कुछ खास लोगों, कुछ टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए। सारे डिसीजन जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होते हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो यहाँ पर आपका जो डेलीगेशन है डिसीजन मेकिंग का, वो आप अपने मैनेजर को दे देते हो, और जहाँ से जो है डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है। For an organization to perform at the best, it has to follow a mix of centralization and decentralization. यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट देना है तो उसको सेंट्रलाइजेशन भी अपनाना पड़ेगा और डिसेंट्रलाइजेशन भी अपनाना पड़ेगा। अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट रिलाई ऑन सेंट्रलाइजेशन टू मैनेज ऑल द फंक्शन। अगर आप बोलोगे कि मैं खाली सेंट्रलाइजेशन अप्रोच अपनाऊंगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे लोग, जब आपकी फैक्ट्रीज बड़े हो जाती है तो सारे लोग काम करते हैं। अब सारे लोग अगर आपको रिपोर्टिंग करेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप जो है कुछ अच्छा काम नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं रिलायंस की, तो रिलायंस में अगर हमारे मुकेश जी जो है वो बोलेंगे कि मैं सेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाता हूं, तो अब जो यहाँ पर जियो मार्ट या फिर जियो सिम वाले बैठे हैं, उनको भी कोई भी चीज करने से पहले परमिशन लेना पड़ेगा मुकेश भाई का। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो इतने बिजी है, क्योंकि वो सारे डिसीजन को नहीं देख सकते, नहीं एनालाइज कर सकते, इसीलिए वो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाते हैं। और हमेशा हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिक्स अप्रोच अपनाना चाहिए। जो भी ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम सेंट्रलाइजेशन पे फोकस नहीं कर सकते, हमें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डेलीगेट करना होगा, है ना। तो डिसेंट्रलाइजेशन में हमें आना होगा। Also, an organization cannot let all the objectives to be made by the lower level management. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया यानी कि आप सो गए कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। आपको कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट आपसे ज्यादा होशियार हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो कुछ गलती कर दे और आपको भनक भी ना लगे कि क्या गलती हुई। इसीलिए हमेशा सेंट्रल और डिसेंट्रल के बीच में आपको घूमना पड़ता है, यानी कि आपको बैलेंसिंग बना के रखनी पड़ती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू द लोवेस्ट लेवल कमांड। क्या डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आपने अपना डेलीगेशन कर दिया लोअर लेवल को? हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन दोनों सिमिलर नेचर के होते हैं। दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को ट्रांसफर किया जाता है। दोनों में इंडिविजुअल को एक डेलीगेशन दिया जाता है, superior delegation authority to subordinate, whereas in decentralization the authority is shared at a multiple level. जो सेंट्रलाइज होता है वहां पर एक सुपीरियर आता है, फिर उसका सबऑर्डिनेट आता है, लेकिन जो डिसेंट डेलीगेशन रहता है उसमें आप जो है अपना काम किसी भरोसेमंद आदमी को डेलीगेट करते हो। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, नेहा रन्स अ फैक्ट्री वेयरिंग शी मैन्युफैक्चर शूज। जूते की दुकान ने जूते की फैक्ट्री है। द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल एंड शी इंटेंड्स टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू लेदर बैग एज वेल एज वेस्टर्न फॉर्मल वियर, thereby making her company a complete provider of corporate wear। यानी कि अब ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहती है, लेदर बैग बनाना चाहती है, वेस्टर्न फॉर्मल वियर बनाना चाहती है और कॉर्पोरेट वियर बनाना चाहती है। दिस विल इनेबल हर टू मार्केट हर बिजनेस यूनिट एज द वन स्टॉप फॉर वर्किंग वुमन। यानी कि अब यहाँ पर ये सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएगी वुमेन्स को, तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होगी। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वुड यू रिकमेंड फॉर हर, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाई। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो इनके लिए अच्छा ये होगा कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाएं। अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कि डिवाइड हो जाता है प्रोडक्ट वाइज, यानी कि एक डिवीजन होगा वेस्टर्न फॉर्मल वियर का, एक डिवीजन होगा लेदर बैग का, एक डिवीजन होगा शूज का और एक डिवीजन होगा कॉर्पोरेट वियर का। तो यहाँ पर अलग अलग डिविजन में ये डिवाइड हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आंसर क्या है इसका। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट नेहा कैन फॉलो इज दैट ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
Under this system, there will be separate department which will be taking care of different products. There will be separate personnel for managing the department. यानी कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग पर्सनल होंगे और हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिवीजन होगा। अभी ये डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? Each of the department will have a head who will be accountable for the overall performance of the department. हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस के लिए। The performance of an individual department can be determined easily and the best and worst performers can be identified and necessary step can be taken. यानी कि हर डिपार्टमेंट का आपको रिजल्ट अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि सबसे अच्छा परफॉर्म किसने किया, सबसे बुरा परफॉर्म किसने किया, आपको किसको रखना है और किसको आपको हटाना है। ये डिसीजन आपके लिए इजी हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक एज ईच डिपार्टमेंट हैज अ स्पेशलिस्ट टू मैनेज इट। यानी कि डिसीजन जो है वो क्विक हो जाएगा क्योंकि आपको जो भी आपका हेड होगा उसको पता होगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पर उसके पास स्पेशलाइजेशन होगा जिससे वो काफी इजीली जो है वो सारी चीजें मैनेज कर पाएगा। थर्ड, हैविंग अ डिविजनल स्ट्रक्चर अलाउस एडिंग मोर डिवीजन विदाउट इम्पैक्टिंग द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अगर नया प्रोडक्ट है तो आप नया डिवीजन बनाकर इसको हैंडल कर सकते हो इजीली। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, द प्रोडक्शन मैनेजर आस्क्स द फोरमैन टू अचीव अ टारगेट ऑफ 200 यूनिट्स बट डज नॉट गिव द अथॉरिटी टू रिक्विजिशन टूल्स एंड मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट। कैन द प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम द फोरमैन इफ ही इज नॉट एबल टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने फोरमैन को टारगेट दिया कि तुमको 200 यूनिट हर दिन बनाने हैं, लेकिन फोरमैन को ये पावर नहीं दिया कि वो मटेरियल मंगा पाए स्टोर डिपार्टमेंट से। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर ये पावर नहीं है तो बिना मटेरियल के फोरमैन कैसे 200 यूनिट बनाएगा? तो क्या प्रोडक्शन मैनेजमेंट फोरमैन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है? आंसर इज नो। क्यों नहीं ठहरा सकता? क्योंकि उसने उसको अथॉरिटी भी नहीं दी है कि वो वहां जाकर स्टोर डिपार्टमेंट से माल ले पाए। तो अगर वो माल ले नहीं पाएगा तो वो कैसे प्रोडक्शन करेगा? इसलिए यहाँ पर आंसर है नो। In this case, production management cannot blame the foreman as foreman was provided with responsibility but he was not given authority. With responsibility, there should be authority also, which is essential for a task to complete. ठीक है, फिर आते हैं हम लॉन्ग आंसर में जहां पर आपको थोड़ा सा लंबा आंसर लिखना पड़ेगा, 6, 7, 8, 10 पॉइंट का। Why delegation is considered essential for effective organizing? डेलीगेशन को क्यों जरूरी माना जाता है? अब यहाँ पर आपको ये लिखना है कि डेलीगेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहला, डेलीगेशन होने के बाद मैनेजर जो है वो अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं, उनको पता होता है कि उनको कौन सा काम करना है। दूसरी बात ये है कि एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है मैनेजर की। इसके बाद एम्प्लॉय के पास जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा देने का और अपनी स्किल को इम्प्रूव करने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि उनको बार बार रिपीटेटिव बेसिस पे एक ही काम करना है जिससे उनकी स्किल उस काम के प्रति डेवलप हो जाएगी। तो ये भी एक फायदा होता है डेलीगेशन का। The act of delegation gives employee responsibility and it also provide motivation to employee as they feel that they belong to organization and their contribution are recognized. इसका मतलब ये है कि जो भी डेलीगेशन होता है उसके बाद एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है कि हाँ भाई, मेरे को ये काम दिया गया तो मेरे को ये काम को सही समय पे कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और फिर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के यहाँ पर अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक, delegation help in career development of many managers as they take up moral roles in the organization. It also help worker to gain more experience which help in career growth. यानी कि अब यहाँ पर एक्सपर्टाइज आ जाएगी और एक्सपर्टाइज आने से क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय है उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी करियर की ग्रोथ बन जाएगी, उसकी स्किल डेवलप हो जाएगी, यानी कि उसको अब और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या तो उसका पे स्किल और हाई हो सकता है। Fifth, it helps in forming an organized structure in the organization. The line of hierarchy are well defined which make processes smooth. यानी कि यहाँ पर हर चीज़ प्रीडिफाइंड रहती है, आपको कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करेगी कि मेरे को किससे जाके ये चीज़ डिस्कस करनी है, कौन से डिपार्टमेंट के पास जाकर बात करनी है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सॉर्ट आउट होती है।
तो यहाँ पर हायरार्की बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। इट इंक्रीज कोऑर्डिनेशन अमंग मैनेजर एंड वर्कर। देयर इज अ वेल डिफाइंड वर्किंग रिलेशनशिप विच मेक थिंग्स मोर ऑर्गेनाइज्ड इन द कंपनी। यानी कि मैनेजर और वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और इससे जो है आपकी कंपनी और ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और अच्छे से आपको एफिशिएंटली परफॉर्म करके दे सकती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जहाँ पर प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं। अब हमें यहाँ पर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या है कि जो हमने पढ़ा, मैनेजर एंड वर्कर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ उनको स्पेशलाइज करने के लिए। सारे डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल, उसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी थी और कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जो भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और वो क्विकली सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपने डिसीजन को ले सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी फंक्शन होते हैं उनको कोई भी इफेक्ट नहीं होता। डिपार्टमेंट डिविजनल स्ट्रक्चर में बटा होता है तो फंक्शंस को कोई भी इफेक्ट नहीं होता, फंक्शंस अपने ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं डिपार्टमेंट की वजह से। अगर मान के चलो किसी डिपार्टमेंट को कम फंड मिला, किसी डिपार्टमेंट को ज़्यादा फंड मिला, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। कई बार डुप्लीकेशन की वजह से जो है एम्प्लॉय कॉस्ट हाई हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको परचेजिंग की मैं बात करूं, अगर आपने एक परचेजिंग डिपार्टमेंट बनाया और एक सेल्स डिपार्टमेंट बनाया, दोनों को अलग अलग रखा, तो अब परचेजिंग डिपार्टमेंट में आपको एक ऐसा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जो बैंक के सारे काम देखे, और आपको सेल्स डिपार्टमेंट में भी ऐसे एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा जो बैंक के सारे काम देखे। तो यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय, एक ही चीज के लिए आपको दो एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, एक परचेज डिपार्टमेंट के लिए और एक सेल डिपार्टमेंट के लिए, जो कि आपके लिए हायर कॉस्ट पे आएगा। ठीक है, देयर कैन बी अ चांस दैट ड्यू टू मोर फोकस ऑन इंप्रूविंग द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी हैम्पर। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने अपने डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हो, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में इम्पैक्ट आ जाए। कैसे? अगर आप परचेज डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आप चाहोगे कि मेरा परचेज कम से कम अमाउंट में हो, तो आप कम से कम अमाउंट में परचेज करने के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, जिससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। फिर डिसेंट्रलाइजेशन इज एन ऑप्शनल पॉलिसी, एक्सप्लेन व्हाई एन ऑर्गेनाइजेशन वुड चूज टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जहां पर टॉप लेवल से लेकर लोअर लेवल तक सारे लोगों पर काम बटे हुए होते हैं, सारे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट कर देते हो अपने सबऑर्डिनेट को। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन को चूज करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि लोअर लेवल मैनेजमेंट ज़्यादा इंडिपेंडेंस फील करते हैं और वो कॉन्फिडेंस के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी मैनेजर को बहुत ज़्यादा मिलेगी। वो अपना दिमाग लगाकर, अपनी क्रिएटिव आइडिया लगाकर जो है अपने प्रोडक्ट को बहुत आगे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं और जो नए चैलेंजेस आते हैं उसको कैसे टैकल करना, इसके बारे में अगर उनके पास आइडिया है तो वो सॉल्व कर सकते हैं, और आइडिया नहीं है तो डेफिनेटली वो हायर लेवल मैनेजमेंट से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है यहाँ पर सारे मैनेजर्स की। Decentralization helps analyze the performance of every department and also determine how each one of them are helping the organization in fulfilling the objectives। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है सारे डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को नापता है और फिर ये बताता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने कितने परफॉर्मेंस दे रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अंडर परफॉर्म्ड है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा फास्टर हो जाता है, जिससे डिले होने का कोई खतरा नहीं होता, यानी कि सारे डिसीजन टाइम पे आ जाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैनेजर की बहुत ज़्यादा रहती है, जिसको वो आउट परफॉर्म करते हैं और वो अपने प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन से वर्कलोड जो है वो टॉप मैनेजमेंट में कम रहता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे डिसीजंस उनके पास नहीं आते। वो लोअर लेवल मैनेजर जो है वो डिसीजन को ले लेते हैं और फिर अपने पॉलिसी के हिसाब से अपने उस डिसीजन को कंफर्म करते हैं और फिर उसको इम्प्लाई करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। बात है क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का जो है आपको डिफरेंस बताना है। तो ये डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बेसिस।
क्यों? अगर आपको बेसिस याद है तो आप सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइज तो ऑलरेडी समझ चुके हो, तो आप डिफरेंस बिटवीन खुद बना सकते हो। कैसे? सबसे पहले अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है, और डिसेंट्रलाइजेशन में मल्टीपल लेवल में बटी हुई होती है अथॉरिटी। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। सेंट्रलाइजेशन में ओपन एंड फ्री होती है, यानी कि आप जो सेंट्रलाइजेशन है वो आपस में डिस्कस करते हैं तो वहां पर फ्री रहती है, वहां पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्री रहता है। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन रहता है वहां पर वर्टिकल रहता है, यानी कि जो लोअर लेवल वाला है वो मिडिल के पास जाएगा, जो मिडिल वाला है वो हाई के पास जाएगा, इसीलिए वर्टिकल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। वर्कलोड। टॉप मैनेजमेंट के पास बहुत ज्यादा वर्कलोड होगा सेंट्रलाइजेशन में, और डिसेंट्रलाइजेशन में लेस वर्कलोड होगा। स्कोप ऑफ डेलीगेशन। यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं होता सेंट्रलाइजेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में वाइड स्कोप ऑफ डेलीगेशन होता है, यानी कि आप बहुत सारी चीजें डेलीगेट कर सकते हो। सबऑर्डिनेट इनिशिएटिव। अब यहाँ पर जो भी सबऑर्डिनेट रहते हैं वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वो प्री डिसाइडेड पाथ को फॉलो करते हैं सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस में। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में उनके पास फ्रीडम होती है, तो वो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो और इनएफिशिएंट होती है सेंट्रलाइजेशन में, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के पास ऑथराइजेशन रहता है अपने अपने काम को करने का, इसीलिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि बोलता है फंक्शनल और डिविजनल में क्या डिफरेंस है। अब आपको पता है फंक्शंस क्रिएशन की बात करो तो फंक्शन जो है फंक्शन के हिसाब से बढ़ते हैं, डिविजनल जो है प्रोडक्ट के हिसाब से बढ़ता है। यहाँ पर डुप्लीकेशन बहुत कम होता है, लेकिन डिविजनल में डुप्लीकेशन ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था क्यों डुप्लीकेशन होता है, आपको एग्जांपल याद होगा बैंक एम्प्लॉय का, वो वाला एग्जांपल यहाँ पर लगेगा। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पर फंक्शनल में, डिपार्टमेंट का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है यहाँ पर डिवीजन में। ठीक है, तो डिवीजन में आपको डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग के कारण बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। ओवरलैपिंग जो है वो यहाँ पर बहुत मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि कोई भी काम दोबारा नहीं होता, सारे काम एक डिपार्टमेंट में एक बार होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि डिविजनल स्ट्रक्चर में, कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि कुछ लेवल ऑफ वर्क जो है वो उनका ओवरलैप होता है, यानी कि एक ही काम बार बार करना पड़ता है। सूटेबिलिटी क्या है? कंपनी जो ऑपरेशन पे फोकस करती है उनको फंक्शनल स्ट्रक्चर लेना चाहिए, डिविजनल स्ट्रक्चर उनको लेना चाहिए जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में बिलीव करती है। सिंपल है। हायरार्की क्या है? एनर्जी डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फंक्शन हायरार्की। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हायरार्की रहती है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो है वर्टिकल हायरार्की होती है, यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, A company which manufacture a popular brand of toys, खिलौने बनाती हैं, मार्केट का रेपुटेशन अच्छा है, उनके पास फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और अब वो अपना ब्रांड नेम यूज करके एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स टॉय के नए रेंज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनको अपनाना चाहिए? डेफिनेटली अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, यानी कि अगर ज्यादा प्रोडक्ट है तो आपको डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। इसके बेनिफिट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सेम चीज यहाँ पर भी लिखी है। परफॉर्मेंस आप नाप सकते हैं, डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाता है, और फंक्शनल डिपार्टमेंट को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। 7th क्वेश्चन है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सीविंग मशीन, सिलाई मशीन बनाती है 1945 में। अभी बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है डिले डिसीजन मेकिंग के कारण, तो इन्होंने क्या किया, बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होते हैं उनके साथ ये अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, द वर्कफोर्स जो है इनका मोटिवेट नहीं है, फॉर्मल चैनल अपनाते हैं, एम्प्लॉय टर्नओवर हाई है, मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अपने को एडवाइस देना चाहिए कि इनको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे बेनिफिट करेगा। सबसे पहले इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक इनफॉर्मल दोस्ती बनाते हो अपने कोवर्कर के साथ, उसकी बात की गई है। ये हमेशा फास्टर मूव होता है, कोई डेफिनेट चैनल नहीं होता, और कम्युनिकेशन बहुत ही इजीली फ्लो होता है।
यहाँ पर सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है, सारे एम्प्लॉय को सिक्योरिटी रहती है कि भाई अगर हमारे सारे दोस्त हैं तो हमारे साथ अकेले के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, सबके साथ होगा तो डेफिनेटली सब खड़े होंगे उस प्रॉब्लम के साथ। इट सपोर्ट्स द वर्किंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिससे कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो कंपनी जो है अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर सकता है और एम्ब्रॉयडरी मशीन भी बना सकता है। फिर आता है 8वां क्वेश्चन, अ कंपनी एफ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स विच हैज एंजॉयड अ प्री एमिनेंट पोजिशन इन द बिजनेस हैज ग्रोन इन साइज, इट बिजनेस इज वेरी गुड टिल 1991 तक बहुत ही तहलका मचाया, लेकिन उसके बाद रिपलाइज्ड इन्वायरमेंट हो गया जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर घुस गई। विद रिजल्ट मार्केट शेयर जो है वो डिक्लाइन हो गया। कंपनी ने बहुत ही सेंट्रलाइज बिजनेस मॉडल रखा था, जो भी डिसीजन था वो डायरेक्टर और डिविजनल हेड लेते थे, चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो। तो अभी कंपनी को क्या करना चाहिए, कैसे उसको रिफॉर्म करना चाहिए? तो कंपनी को डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट क्या है? लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्विक हो जाती है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है मैनेजर्स को। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ शॉर्ट आंसर्स में। तो यहाँ पर क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए आपके थॉट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर की सारी वीडियोस मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।